अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमें बताइएगा कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। मॉडर्न डेयरी फार्म जो है ना पाकिस्तान में इसका ब्राइट फ्यूचर है। पाकिस्तान में दूध की कंजप्शन को पूरा करने के लिए जो हमें मॉडर्न डेयरी फार्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। और लोग जो है ना लास्ट 5 ईयर में काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्न डेयरी फार्म की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग क्या छोटे पैमाने पे नहीं की जा सकती? फर्ज करें 4, 5 या 10 कोज, मैंने 100, 200, 300, 500 के ही फार्म देखे हैं। वजह इसकी क्या है? मॉडर्न फार्म जो है ना वो ज़्यादा जानवर इसलिए हैं कि उनकी फिर वो लेबर कास्ट कम हो जाती है। जब हम 4-5 जानवर रखेंगे ना, उसके लिए भी हमें 2-3 फर्ज करें लेबर 2 बंदे रखने पड़ेंगे, तो 10 या 20 जानवरों के लिए वो 2 बंदे ही काम कर सकते हैं। उसके लिए 2-4 जानवरों के लिए भी हमें शेड बनाना पड़ेगा। तो अगर हम वही शेड जो है ना वो 20-25 के लिए बना लें तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की कास्ट, लेबर कास्ट, वेट जो है ना एक आप वेट हायर करते हैं, अगर उसकी जो कास्ट है वो भी सारी चीज़ें, अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो फिर आपके पास जो है ना वो ज़्यादा मिल्किंग एनिमल्स होने चाहिए। सर, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में लेबर मैनेजमेंट कैसे की जाती है? लेबर मैनेजमेंट जो है ना वो एक काफ़ी चैलेंज वाला काम है कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप का माहौल किस तरह का फार्म का। अगर आप लेबर को अच्छी जो है ना वो खुराक दे रहे हैं, अच्छा उनका खाना पीना अच्छा, अच्छी रिहाइश दे रहे हैं, और उनको जो है ना सुपरवाइज़र जो या डॉक्टर है जो फार्म मैनेजर है वो लेबर के साथ अच्छा उसका बर्ताव है, तो फिर लेबर को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कितने जानवरों के लिए कितने बंदे हायर करना पड़ते हैं? उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या क्या रखी जाती हैं? हमारे पास इस टाइम 200 जानवर हैं, और हमारे पास टोटल लेबर जो है ना वो जो फार्म पे काम करती है वो 10 बंदे हैं, और इनकी ड्यूटी 2 बंदे रात को होते हैं, बाकी सारे जो है ना 8 बंदे वो दिन को काम करते हैं। ठीक। अच्छा, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में बेशुमार लोग आए, क्या ये करने से पहले कोई ट्रेनिंग तरबियत हासिल करना पड़ती है या आसान है? ये किस किस्म की ट्रेनिंग? सॉरी, मतलब ये मॉडर्न रवायती फार्मिंग तो हर बंदा कर रहा है पाकिस्तान में। उसके लिए ज़रूरी है ना, अगर आप मॉडर्न डेयरी फार्म कर रहे हैं, आप उन बंदों को हायर करें जो जानते हैं कि मॉडर्न डेयरी फार्म है क्या। फ़र्ज़ करें आप अगर कोई डॉक्टर हायर नहीं करते, आप ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से जानवर मंगवा लेते हैं, उनकी डिजीज़ जो है ना वो इम्यूनिटी हमारे लोकल जानवर की निस्बतन कम है, उनमें जो है ना उनकी बीमारियां ज़्यादा हैं। बीमारियां तो ऑलमोस्ट सेम है, मगर उनको बीमार होने की जो है ना शर्रा वो इंपोर्टेड जानवरों में ज़्यादा है। उसके लिए फिर आपको ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड जो है ना वो वेटरनेरियन हायर करें, और जो है ना उसके अलावा लेबर जो है ना वो जो ट्रेंड लेबर हो, ताकि वो आपको मैनेजमेंट में आपको बड़ा ईजी रहे। आपके ख्याल में डेयरी फार्म फ्लॉप क्यों होते हैं या बंद क्यों होते हैं? डेयरी फार्म जो लोग इसको हमारे रवायती तरीके से स्टार्ट करते हैं या उस अंदाज से चलाना चाहते हैं, वो लोग अमूमन फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको प्रॉपर मैनेज करना नहीं आता। जो मैनेजमेंट है डेयरी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैनेज एक क्वालिफाइड वेटरनेरियन ही कर सकता है। अगर आप कोई नाअहल बंदा या जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन ना हो उसके सुपुर्द कर देंगे डेयरी फार्म, तो ये बात जो है ना 100% तो नहीं 90% जो है ना वो है कि वो जो है ना आपका डेयरी फ्लॉप हो जाएगी। सर, ये बताइएगा आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितना है? मेरा एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट 2.5 साल है। और ये फार्म कब से चल रहा है? ये फार्म चल रहा है 2 साल से। क्या ये एक कामयाब फार्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कामयाब फार्म। हमें मोटी मोटी वो गलतियां बताइएगा जिनकी वजह से फार्म फ्लॉप होते हैं। एक तो आपने कहा कि उनके पास प्रॉपर अमला नहीं होता, इसके अलावा वो कौन सी मेजर मिस्टेक्स करते हैं कि वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है? डेयरी फार्म में जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। सही हो गया। उसके बाद जो है ना आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप ये कहें कि हमने जो जानवर ले आए हैं और हमें 2-4 मंथ के बाद वो प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ये चीज़ जो है ना वो नामुमकिन है। यानी कि बेसब्रे बंदे का ये काम नहीं है। बेसब्रे बंदे का ये काम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो आपने ये बड़ा हमें अहम पॉइंट बता दिया है, क्या डेयरी फार्मिंग पाकिस्तान में मॉडर्न और बड़े पैमाने पर करते वक्त हमें कोई रजिस्ट्रेशन भी करवानी है? हमें रजिस्ट्रेशन जो है ना फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। ठीक है। अगर वो फिर आपका जो छोटा फार्म है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। सही। लेकिन अगर आपका बड़ा फार्म है, कमर्शियल फार्म है, तो आप जो है ना पाकिस्तान फूड अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि बाद में आपको जो है ना वो मसला ना बने जब आप दूध की सेल करते हैं। जी ठीक हो गया। यानी कि ये फ्यूचर के लिए रजिस्ट्रेशन अच्छी है। जी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग काउस की हो रही है या बफलोज की हो रही है? सबसे ज्यादा जो फार्मिंग हो रही है पूरे मुल्क में, पूरे जो है ना वो अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड पे
जो है ना वो काऊ की हो रही है। पाकिस्तान में काउज का इतना स्कोप क्यों नहीं है और बफलोज को क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है? बफलो को जो है ना वो इजी टू रेयर करना है कि उनको पालना आसान है। हमारा जो है ना वो देसी बंदा भी है जो घर में 1-2 बफलो रखता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। इन जानवरों की जो है ना वो फीडिंग ज़्यादा बेहतर करनी पड़ती है। जो बफलो है ना वो तो चारे से थोड़ा सा तूड़ी के ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा बंडा डाल लो वो रह लेती है। आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग पाकिस्तान में मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के लिए क्या कर रहे हैं? एज ए फार्म मैनेजर सोलो डेयरी फार्म हम जो है ना वो अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं और जेनेटिक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा से अच्छा सीमन इस्तेमाल करें और जो है ना बेहतरीन जानवर जो है ना हम वो अपने फार्म पे और जो है ना अपने इस एरिया में वो हम उसको रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, सीमन कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये बाहर से आते हैं या यहाँ पाकिस्तान में कोई ब्रीडर रखे जाते हैं? हर फार्म पे कोई ना कोई उन्होंने ब्रीडर रखा होता है जी, 1 या 2 ब्रीडर उन्होंने रखे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो AI होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके लिए सीमन बाहर से आता है जो ऑस्ट्रेलियन काउज और अमेरिकन और डच काउज में इस्तेमाल होती है। इनकी कास्ट कहाँ से कहाँ तक? ये अगर आप सेक्स सीमन लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस बुल का सीमन ले रहे हैं। अगर ज़्यादा अच्छे बुल का सीमन लेंगे तो उसकी कास्ट ज़्यादा है, लेकिन एवरेज कास्ट है जो कन्वेंशनल सीमन है जिसका 50% चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल आएगी और 50% चांसेस होते हैं कि मेल आएगी, वो 600 to 700 रुपीज़ है। ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीमन नहीं होता, ये एवरेज वाला है। अगर आप सेक्स सीमन यूज़ करते हैं तो वो मिनिमम 2000 जो है ना वो रुपीज़ की एक डोज है। उसके जो है ना वो 99% जो है ना वो यही होता है कि वो फीमेल आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में हम अपने ब्रीडिंग जो है साहिवाल की या फिर चोलिस्तानी या रेड सिंधी, हम अपनी गाय क्यों नहीं आगे लेके आते? हम बाहर से ही क्यों मंगवाते हैं? पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत अच्छी ब्रीड्स है। साहिवाल को, चोलिस्तानी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना वो रिसर्च इस लेवल की नहीं हो पाई और कुछ हो रही है कि हम जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, हम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गाय लेके गया है और उन्होंने उसकी जेनेटिक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। और ये अगर ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो हम भी इधर कर सकते हैं। और हम बहुत सारे जो ऐसे डेयरी फार्म हैं वो ये चीज़ कर भी रहे हैं, वो क्रॉस करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का और साहिवाल का। उससे जो है ना वो हमारे पास क्रॉस जानवर आते हैं, वो साहिवाल से जो बेहतर होते हैं और ऑस्ट्रेलियन काउस से थोड़ा नीचे होता है, उनकी प्रोडक्शन कम होती है। अक्सर एक बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है कि बाहर से जो काउस आती हैं उनके दूध को हम A1 कैटेगरी कहते हैं, जबकि अपनी देसी गाय को हम उसके दूध को A2 कैटेगरी कहते हैं। इन दोनों के हवाले से जरा आपकी जो लर्निंग है वो बताइएगा। ये A1 और A2 जो है ना दूध, ये डिपेंड करता है कि दूध में होती है कैजीन प्रोटीन। कैजीन प्रोटीन जो होता है ना ऑस्ट्रेलियन काउज में ये टाइप A कैजीन प्रोटीन होती है और जो साहिवाल है उसमें टाइप 2 होती है। ये रिसर्च इस पे जो है ना वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो रिसर्च अभी तक हुई है उसके जो है ना बाज़ के जो है ना रिसर्च के रिजल्ट ये है कि जो A1 जो है ना कैजीन प्रोटीन है ना, इसको डाइजेस्ट करना एज कम्पेयर टू A2 प्रोटीन, बीटा कैजीन प्रोटीन डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो है ना कुछ ममालिक में जो है ना A2 दूध की जो है ना कीमत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू A1। और जो लोग जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिनको दूध हजम नहीं होता, वो A2 प्रोटीन टाइप का दूध अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो निस्बतन ज़्यादा उसको डाइजेस्टिबिलिटी उनकी बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू A1। तो फिर हमने निचोड़ क्या निकाला इस बात का कि A1 और A2 में क्या फ़र्क है? एक सेहतमंद बंदा जो दूध हजम कर सकता है उसके लिए A1 और A2 दोनों बराबर है, लेकिन वो बंदा जिसको दूध हजम नहीं होता वो ट्राई करे कि वो A2 पे जाए। अगर A2 भी नहीं होता तो फिर वो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि A1 दूध में लैक्टोज जो है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू A2 दूध। सर बताइएगा, ये जो गाय हैं इंपोर्टेड ब्रीड्स, ये कितने सालों तक दूध देने की सलाहियत रखती है? कितने सूए तक जाती हैं ये? इनका जो है ना वो एवरेज जो कमर्शियल डेयरी फार्म है वो 5 से 6 लैक्टेशंस लेते हैं। आप 7-8 तक भी जा सकते हैं अगर आपकी न्यूट्रिशन बेहतर है, आपकी मैनेजमेंट बेहतर है। सही हो गया। अच्छा, हम गोश्त के हवाले से बात करेंगे कि इनके जो ब्रीडर यानी होते हैं, आगे बछड़े होते हैं, उनका फिर आप क्या करते हैं? उनको आप रख लेते हैं या फिर उनको बेच देते हैं? वो हम बुचर को सेल कर देते हैं और वो उनका गोश्त बना के जो है मार्केट, लोकल मार्केट में सेल। आखिर में एक सवाल पूछूंगा, आपने कहा कि इनको बीमारियां ज्यादा लगती हैं, बताइएगा कि कौन कौन सी बीमारियां इनको ज्यादा लगती हैं? इन जानवरों में ना हमारे लोकल जानवरों की निस्बत इम्यूनिटी कम है और इनकी जो मेन बीमारियां हैं वो वैसे तो हम वैक्सीन करते हैं, लेकिन फिर बावजूद वैक्सीनेशन के बाद दफ़ा बीमारियां आ जाती हैं। इसमें जो ना मेन बीमारियां वो FMD है, HS है,
ब्रूसेल है, इसके अलावा जो है ना वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, कीटोसिस है और मैनी अदर। सही हो गया। ये बीमारियों के हवाले से आपसे एक हम तफसीली इंटरव्यू करेंगे। सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए कि इस काम में रिस्क कितने % है? अगर हम शुरू करते हैं तो कितने % इसमें रिस्क है कि ये चलेगा और नहीं चलेगा? अगर आपकी डेयरी फार्म पे मैनेजमेंट अच्छी है तो डेयरी फार्म में ज़्यादा रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन डेयरी फार्म में उसकी निस्बतन रिस्क बहुत कम है। और इसमें बस ये एक है कि इसमें प्रॉफिट जो है ना आपको स्लोली मिलता है। ये नहीं आप कह सकते कि आप जो है ना जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको 2 या 1.5 साल में वो सारा आपको रिटर्न हो जाए। सही हो गया। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती राह से हमें आगाह किया। आइंदा हम आपसे पूछेंगे बीमारियों के हवाले से तफसील से। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।